हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग 26 तारीख का जो एग्ज़ाम है शिफ्ट वन शिफ्ट टू उसकी बात करेंगे, और आने वाले जो हमारे पेपर्स होंगे वो कैसे होंगे उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो देखो भाई, एक बात तो पक्की है, चाहे 25 को जो पेपर हुए या 26 को पेपर हुए, कि अब जो यूजीसी नेट का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा फिक्स्ड होता जा रहा है। पहले क्या होता था कि हर बार पैटर्न चेंज हो जाता था, कभी कुछ नए टॉपिक्स आ गए, कभी सिलेबस चेंज हो गया एंड सो ऑन। अब जो है यूजीसी नेट का जो पेपर है वो बहुत सिस्टमैटिक होता जा रहा है, और अब आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको कि अब जो आपके पेपर है वो बहुत ही कम दिनों में ही कंप्लीट हो जा रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा दिनों तक यूजीसी नेट के पेपर चलते थे, तो कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम जो है नज़र आ रहा है यूजीसी के अंदर। तो आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चंस पूछे गए, और आने वाले जो आपके पेपर हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपके आ सकते हैं। देखो भाई, मैंने आपको कल ही बता दिया था, कल का जो वीडियो है, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई हैं वो आपको आने वाले पेपर में भी काम करेंगी, और सिमिलर वही बातें जो है आज हम लोग इस वीडियो में भी करने वाले हैं। तो ऊपर आई बटन पे मैंने वो स्ट्रैटेजीज का वीडियो दे दिया है, तो आप देख लें अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है। तो देखो भाई, जो टॉपिक्स हैं हमारे, जो हमारे 10 के 10 सेक्शंस हैं पेपर वन के, वो बहुत ज़्यादा फिक्स हो गए हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे रैंडम टॉपिक्स से भी क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन उनका भी एक पैटर्न है जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो बात की थी। आज मैं थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि आज जो हमारे पेपर हुए हैं उसमें जो मूवीज़ वाले थे क्वेश्चंस वो और ज़्यादा हो गए। कल भी आए थे कि आलम आरा आ गया था, या पहली ब्लैक एंड वाइट फिल्म कौन सी थी, पहली कलर फिल्म कौन सी थी। इस प्रकार के मूवीज़ से जुड़े हुए जो हैं क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैसे प्रिपेयर करना है, या क्या ऐसे क्वेश्चंस आपको आने वाले पेपर में देखेंगे, इन सब के बारे में भी आज इस वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिससे क्वेश्चंस बने और आने वाले पेपर बनेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। प्लस आज के दिन जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, उन टॉपिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे डेटाबेस में अवेलेबल हैं, उन पे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करा के भी मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करके सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे कि आप अगले बार के लिए वो प्रैक्टिस पूरी की पूरी आपकी हो जाए विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस के साथ। तो चलो भाई, बिना डिले के आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे मेरा कोर्स फ्री में बना हुआ है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। इसके अलावा टेलीग्राम पे ज़रूर से जुड़े, अगर नहीं जुड़े हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है हो रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय के लिए। व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों को मिला के 1 लाख से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा फ्री में उठा रहे हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है जिसपे 50,000 से ज़्यादा डाउनलोड हैं, और जिसपे कि हमारे पेड सर्विसेज जैसे कोर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नए टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो तो इस बार आते ही चले जा रहे हैं। जैसे आप सबको पता है कि मूवी रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बच्चे जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डिस्कस कर रहे थे कि लगता है अब सारी पढ़ाई छोड़ के पिक्चर कब कौन सी रिलीज़ हुई इसके बारे में जो है हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखो भाई, मैं आपको बता दूं, हाँ, एक बच्चे ने ये भी बोला कि सर आप एक काम करिए, अगली बार जब आप अपना कोर्स अपडेट करेंगे तो उसमें मूवीज़ से रिलेटेड कुछ जानकारी ज़रूर से डाल दें। देखो भाई, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यूजीसी वाले रैंडम क्वेश्चंस डालते हैं ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन सही ना कर पाएँ। मूवीज़ वाला उन्होंने इस बार डाला है, लेकिन अगली बार मूवी रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये मैं आपको 99% बता सकता हूँ गारंटी के साथ। क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग पैटर्न जो है वो चेंज करते हैं उन टॉपिक्स के लिए जो कि वो लोग ज़बरदस्ती के क्वेश्चंस भर रहे हैं। देखो भाई, अगर यूजीसी नेट की हम लोग बात करें, खासकर पेपर वन की, तो 2 प्रकार के टॉपिक्स आप मान सकते हो। एक कोर टॉपिक है जिनसे उन्हें क्वेश्चंस बनाने ही बनाने हैं, और एक फिलर क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो कि वो डालते हैं ताकि आप उन्हें गलत करें और आपको उनके बारे में जानकारी ना आती हो। तो जो हमारा कोर सिलेबस है जिनसे उन्हें क्वेश्चन ज़रूर बनाने होते हैं, वो अब फिक्स्ड होता जा रहा है, और वो टॉपिक्स की अभी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन जो फिलर क्वेश्चंस हैं ये अब हर बार बदलते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन याद होगा, हैट सिस्टम का क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि भाई हैट सिस्टम क्या है, हैट सिस्टम क्या है सर, वीडियो बना दीजिए। और एक बार के बाद वो क्वेश्चन जो है कभी भी रिपीट नहीं हुआ। इसके अलावा कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं, जिससे कि एक बार का जो पेपर हुआ उसमें हर शिफ्ट में उससे क्वेश्चंस आए, लेकिन उसके बाद उस पर्टिकुलर जो फिलर टॉपिक जिसको मैं कह रहा हूँ उससे कभी क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए। तो मूवी रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप जानना चाहते हैं किस सेक्शन से हैं, तो कम्युनिकेशन के मास मीडिया सेक्शन से आ रहे हैं, क्योंकि मास मीडिया का मतलब है जनसंचार और जो भी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, टेलीविज़न और रेडियो वगैरह।
लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से अगली बार जो है मूवीज़ के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और अब अगर आप इस बार भी पेपर अभी देने जा रहे हैं तो आपको बड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मूवीज़ का क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उसे हम तैयार कर लें। और मैं तो कहूँगा अगर आपको कोई वीडियो भी दिखाई दे रहा है तो आपको उस वीडियो को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको मूवीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए, लेकिन उस जानकारी से आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, है ना। तो मूवीज़ रिलेटेड को आप इग्नोर कर सकते हो, वो आप नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने बोला है फिलर क्वेश्चन हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप कुछ क्वेश्चंस गलत करके आओ। और अगली बार भी इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। उसके अलावा यूनिवर्सिटी क्रोनोलॉजी जो है ये एक बहुत ही बेकार चीज़ है। मैं कहूँगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इन्हें अरेंज करो कि कौन सी पहले यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और कौन सी बाद में हुई थी। तो ये क्रोनोलॉजी क्वेश्चन जो है पिछले साल भी आए थे, इस साल भी हो सकता है वो कुछ क्वेश्चन थे। जैसे मैंने बोला ये फिलर क्वेश्चन हैं, आपको इन्हें तैयार नहीं करना है। बेकार में अपना टाइम ना बर्बाद करें इन क्वेश्चंस में, क्योंकि हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबकी आप डेट याद करोगे तो आपके इंटेलिजेंस का भी कबाड़ा हो जाएगा ये चीज़ें पोथी पढ़ पढ़ के, है ना। तो ठीक है, इन सबको आप इग्नोर कर सकते हो। खैर, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो जैसे मैंने आपको मैथ्स में बोला है कि भाई ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और इनसे ही क्वेश्चंस आएंगे। जैसे बोट एंड स्ट्रीम से आ गया था आज, हो सकता है कल आपका टाइम एंड वर्क से आ जाए। मतलब इन्हीं से ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे और जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। इसके अलावा बात करें जो हमारा आईसीटी वगैरह है तो वही घुमा फिरा के वही है। मतलब ऐसा डेली डेली वीडियो बनाने वाला नहीं है कि देखो आज इससे क्वेश्चन आया कल उससे क्वेश्चन आया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे भाई मेमोरी की हायरार्की है तो भाई पढ़ के जाना ही जाना है, कंप्यूटर जनरेशन है पढ़ के जाना ही जाना है, रैम रोम थोड़ा इंटरनेट से थोड़ा ईमेल से स्वयं स्वयं प्रभा, मतलब ये पढ़ के ही जाना है। इसमें ऐसा कुछ, जैसे मैंने बोला कि जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं सिलेबस वाले वो फिक्स्ड होते जा रहे हैं यूजीसी नेट के, और इनसे जो है आपको पढ़ के जाना ही जाना है। इसका आप कोई शॉर्टकट नहीं निकाल सकते कि अच्छा क्या आ रहा है आजकल एग्जाम में हम वही पढ़ के चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। इस बार आज आपके शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन आए, चलो ठीक है, अगली बार हो सकता है किसी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, वो सारे ही टॉपिक आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, है ना। तो उसका कोई शॉर्टकट ना समझें कि अच्छा इससे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये हम तैयार करके चले जाएं। हो सकता है कि कल, हो सकता है मान लो कंप्यूटर जनरेशन से कुछ ना आए और कल मान लीजिए सीपीयू से कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा ना समझे कि अच्छा हाँ कंप्यूटर जनरेशन आ रहा है पढ़ करके जाऊंगा और कल इसी से आएगा, ऐसा नहीं होगा। अब कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट और उसी से जो हैं आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी है हमारा, या जो मेलवेयर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीटी में और उससे आपके क्वेश्चंस बन के आने ही आने हैं। ओके, इसके अलावा रिसर्च में भी देखें तो प्लेजरिज्म ये टॉपिक नया ऐड हुआ है। पिछले साल से जो है प्लेजरिज्म पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, खासकर जो यूजीसी का अधिनियम है जिसके तहत सज़ा मिलती है लोगों को, तो वो भी आपको देखना है। प्लस जो है एक्शन रिसर्च, हमेशा ही इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च के कुछ बेसिक टाइप्स हैं जिससे कि क्वेश्चन बने, है ना। और अगर हम लोग बात करें पीपल एंड एनवायरनमेंट की, तो हमारा जो पोल्यूशन चैप्टर है, चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, न्यूक्लियर और नॉइज़ पोल्यूशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें कॉनोटेशन, डिनोटेशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मतलब कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं और ये आपको सारे के सारे तैयार करके जाने हैं। और हाँ, जिन बच्चों ने मेरा कोर्स नहीं लिया है उन्हें शायद आइडिया ना हो कि एक्चुअली क्या सर्टेन टॉपिक्स हैं, तो भाई आप एक काम करो, मेरी आप वेबसाइट पे अगर आप चले जाओगे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स ले लो, मेरा जो कोर्स है उसके अंदर पूरी जो लिस्ट है जो एक्चुअल टॉपिक्स है, वो नहीं कि जो ऑफिशियल सिलेबस दिया है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऑफिशियल सिलेबस में नहीं दिए हैं, वो पूरी की पूरी लिस्ट आपको वहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। उसको एक बार देख करके अपनी तैयारी कर लेना। अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो तो वो लिस्ट वहाँ पे देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बिना इधर उधर की बात किए हुए ये कोर्स बनाया है और एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट ही उसमें डाला है। तो वो टॉपिक भी आप लाइन वाइज देख लेते हो ना, तो उससे अगर आप अपने एंड से भी तैयारी कर लोगे तो आपकी जो है अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। और आज के जो हमारे ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं इन पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधे सीधे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए। गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगस्त 2024 का क्वेश्चन है और बेसिक्स से है, लेकिन दिमाग घुमा सकता है अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो ये मैच ऑफ द कॉलम है और यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं, स्टेटमेंट, प्रीमाइस, कंक्लूजन एंड आर्गुमेंट, और यहाँ पे इनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। सही मीनिंग सही वर्ड से मिलान करना है, तभी कर पाएंगे जब बेसिक्स क्लियर होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ दिया है अ स्टेटमेंट इन एन आर्गुमेंट
दैट इज इंटेंडेड टू बी प्रूव्ड और सपोर्टेड बाय प्रीमाइसेस। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रीमाइस सपोर्ट करते हैं और जिसे प्रूव किया जाना है, जो एक प्रूव या निष्कर्ष के रूप में निकल करके आता है, वो ये स्टेटमेंट है, इस प्रकार का स्टेटमेंट। अ सेंटेंस दैट कैन बी व्यूड एज ट्रू और फॉल्स, ऐसा वाक्य जो सच या झूठ हो सकता है। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इंटेंडेड टू प्रूव और सपोर्ट अनदर स्टेटमेंट, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स का ग्रुप, कुछ स्टेटमेंट्स जुड़े हुए हैं आपस में, इंटेंडेड टू प्रूव और सपोर्ट अनदर स्टेटमेंट, जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करना चाहते हैं। और चौथा है रीजन वाई वी शुड एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट और कंक्लूजन, एक कारण कि हमें किसी दूसरे स्टेटमेंट को क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मेरी बातें जो मैंने बोली वो सब आपको हवा हवाई लगेंगी अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं, और एक क्वेश्चन में मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर भी नहीं सकता, है ना। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, यदि आपको पता है क्या है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो आपको लगेगा क्या हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि मैंने यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाया है, पहला लेक्चर आप लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट में देख लो। काफी बच्चे कहते हैं आपके लेक्चर तो ये बहुत पुराना डला हुआ है, तो क्या ये आज भी रिलेवेंट है? हाँ भैया, आज भी रिलेवेंट है, सिलेबस चेंज नहीं होता है, टॉपिक आते जाते रहते हैं, लेकिन जो कोर टॉपिक हैं वो वही रहते हैं, और बेस्ट से बेस्ट तरीके से, टू द पॉइंट तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। खैर, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो सबसे इजी जो समझने में है वो है ट्रू फॉल्स। तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता है कि जो एक स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन होता है वो ट्रू या फॉल्स होता है, यानी ए का सेकंड होना चाहिए, और उसी से दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे जहां ए का सेकंड नहीं दिया हुआ है। ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं यहां पे। अब बाकी के थोड़े कठिन है समझना, लेकिन थोड़ी कोशिश करते हैं समझने की। तो सबसे पहले फोर्थ देख लेते हैं, रीजन वाई वी शुड एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो रीजन की बात कर रहे हैं, हमने एजर्शन रीजन पढ़ा है, एजर्शन और रीजन, और हमें पता है कि रीजन जो होता है प्रीमाइस होता है और असर्शन जो है वो कंक्लूजन होता है। तो जो रीजन है बेसिकली वो क्या है, वो प्रीमाइस है, यानी कि बी का 4 होना चाहिए, है ना। तो बी का जब हमने 4 कर दिया तो हमें फाइनल आंसर मिल गया। अब बाकी को वेरीफाई कर लेते हैं। तो सी का दिया है 1, कंक्लूजन का 1, स्टेटमेंट जिसे प्रूव करना है ना। तो प्रूव करना है, इंटेंडेड टू बी प्रूव्ड सपोर्टेड बाय इट्स प्रीमाइसेस, यानी कि जो प्रूव करके बात निकल रही है, यानी कि जो निष्कर्ष निकल रहा है वही तो कंक्लूजन है। और डी का दिया है 3, आर्ग्यूमेंट का दिया है 3। आर्ग्यूमेंट क्या, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट आपको पता है, एक स्टेटमेंट तो आर्ग्यूमेंट नहीं बनाता, प्रीमाइसेस होते हैं, कंक्लूजन को प्रूव कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 2024 जून में ये सवाल आया, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि थोड़े अलग पैटर्न का है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है ये, लेकिन ये थोड़ा मैच द कॉलम टाइप में आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सेक्शन में हमें दिए हैं कुछ वर्ड्स जैसे फाइंड, क्लॉग, शो एंड टाइम, जबकि दूसरे सेक्शन में कुछ लेटर्स का समूह दिया है। वो शब्द तो नहीं समझ में आ रहे, बट हाँ, जैसे RGKCDGLB ऐसे करके कुछ लेटर्स का समूह दिया है। तो हमें पता लगाना है कि इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो किस लेटर्स के समूह को करस्पॉन्ड करता है या उनसे रिलेटेड है। तो बहुत इजी है, कोडिंग डिकोडिंग आप कुछ भी करें, आपको एक्चुअली में एक चार्ट बनाना होता है शुरुआत में, जो कि यहाँ पे बना है कि ABCD से लेकर Z तक आपको लाइन से लिख देना है और उनके बगल में नंबर लिख देना है। तो A से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और Z तक ये 26 तक चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है F। अब नीचे यहाँ पे आप देखें, आपको चारों ये जो ऑप्शन दिए हैं, इनके शुरुआत के जो डिजिट दिए हैं पहले, उसको देखना है कि कौन सा F के थोड़ा अगल बगल है, R अगल बगल है, D अगल बगल है, A अगल बगल है, या Q थोड़ा अगल बगल है। हमें समझ में आ रहा है कि F से D थोड़ा बगल में है। कैसे बगल में है, D E F। आपने जो चार्ट बनाया है उसमें भी देख सकते हैं D E F। इसका मतलब F 2 कदम पीछे चला जाए तो D हो जाता है ना। तो ये F है और यहाँ पे D है। अब C के देखें, क्या C के अगल बगल कोई है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं C से 2 कदम पहले A है, इसका मतलब थोड़ा पैटर्न हमें क्लियर हो रहा है। फिर S को देखें, क्या S से 2 कदम पहले कुछ है,
तो आ जाएगा हमारे पास Q, तो QRS। और फिर है हमारे पास T, तो क्या T से 2 कदम पहले कोई वर्ड कोई लेटर है, तो वो है R, QRST। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी पहले डिजिट की सीरीज बन रही है वो 2 कदम हमें पीछे जाना पड़ रहा है। तो जब आप ये चार्ट बनाओगे तो या तो आपको ये नंबर काम आ जाएंगे, या तो सामने सामने जब आप सीरियल दिया होगा सारे लेटर्स का तो वो काम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे काम आ रहा है कि हमें 2 कदम पीछे जाना है। और फिर आप चेक करो कि क्या बाकी के जो डिजिट हैं वो भी इसी रूल पे करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो फॉर्मूला लग रहा है वो ये है कि एवरी लेटर गोज 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स, हर लेटर 2 कदम पीछे जा रहा है। जैसे F का 2 कदम पीछे जाके D हो गया, I का 2 कदम पीछे जाके G हो गया, N का सेम उसी तरीके से L हो गया, और D का ठीक उसी तरीके से B हो गया। तो DGLB जो है हमारा कोडेड वर्जन हो जाएगा फाइंड का, और सेम फॉर्मूला हर जगह लग रहा है। यानी इतना भी कठिन सवाल नहीं है। अगर आप इस तरीके से पैटर्न फाइंड कर लेते हो, आपको पहले ये खुला खुला बनाना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद आपको खुद ही ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड का हमारा हो जाएगा DGLB, यानी ए का हमारा रहेगा सेकंड ऑप्शन। और क्योंकि सेकंड ऑप्शन ए का ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर ही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 2025 में क्वेश्चन आया है कम्युनिकेशन बैरियर से, ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बैरियर्स दिए हैं। सेमांटिक बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल और कल्चरल बैरियर। और मीनिंग इसका क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन क्या आता है, मिस्ड अंडरस्टैंडिंग शब्दों में, नॉइज और डिस्टेंस यानी कि दूरी बहुत है कम्युनिकेटर्स के बीच में, या फिर जो मीडियम है वो क्लियर नहीं है, नॉइज या शोर उसमें बहुत ज्यादा है। इमोशंस जो है उनकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर हो रहा है। डिफरेंसेस इन सोशल नॉर्म्स, दो लोगों के जो सोशल नॉर्म्स हैं, उनका जो कल्चर है वगैरह वगैरह वो अलग है। तो किसका क्या बैरियर होगा, बहुत आसान है अगर आपने मेरे से पढ़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेंटिक बैरियर। ये सिमेंटिक बैरियर जो है ये हमेशा मीनिंग रिलेटेड होता है ना। तो सिमेंटिक बैरियर हो जाएगा हमारा मीनिंग या वर्ड्स से रिलेटेड जो भी हमारा बैरियर है। फिजिकल बैरियर की बात करें तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है हमारा, भौतिक रूप से जो अवेलेबल है उसमें जो गड़बड़ी है, तो यहाँ पे नॉइस या डिस्टेंस जो है वो फिजिकल बैरियर हो जाएगा। साइकोलॉजिकल यानी मन और इमोशन से रिलेटेड कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, तो जो इमोशंस और एटीट्यूड्स हैं ये मन से रिलेटेड है, मनोविज्ञान से रिलेटेड है, इसलिए ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। और फाइनली है कल्चर बैरियर, यानी कि आपके जो वैल्यूज हैं, आपका जो कल्चर है, आपका जो समाज, सोशल नॉर्म्स वगैरह जो आपको चारों ओर समाज से चीजें मिलती हैं, अगर वो दो लोगों की सही नहीं बैठ रही हैं और कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, तो वो कल्चरल बैरियर यानी कि डिफरेंसेस इन सोशल नॉर्म्स, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सो गाइस, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसीज से क्वेश्चन लिया गया है सितंबर 2024 से। और फैलेसीज के क्वेश्चंस हो गए, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, पूरी कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद आपको समझना है आखिर कौन सी फैलेसी इस लॉजिक में हो रही है। तो यहां लिखा है, विच इनफॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फेमस एक्टर जिमी पैकर हैज सेड इन एन इंटरव्यू दैट एस्ट्रोलॉजी इज अ रियल साइंस। तो कोई एक्टर है जिमी पैकर, और वो अपने एक इंटरव्यू में कहता है कि भाई जो एस्ट्रोलॉजी है वो क्या है, वो रियल साइंस है, असली विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है। Therefore, scientists now must acknowledge that astrology is actually a science. और इसीलिए अब साइंटिस्ट्स को जो है एक्नॉलेज करना चाहिए अब, क्योंकि इस जिमी पैकर ने भी कह दिया है अपने इंटरव्यू में कि भाई रियल साइंस है, इसलिए मुझे लगता है कि अब साइंटिस्ट को भी एक्नॉलेज करना चाहिए, उन्हें भी मान लेना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी एक रियल साइंस है। तो इस आर्गुमेंट में कौन सी फैलेसी है? तो इस आर्गुमेंट में जो फैलेसी है वो है ऑप्शन नंबर 1, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो भाई ये एक एक्टर है, फेमस एक्टर है, और एक्टर साइंस की बात अगर करे तो उसे हम अप्रूव नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, माना हमसे बहुत ऊपर है, फेमस एक्टर है, लेकिन इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, मतलब कि वो अब साइंस पे अथॉरिटी नहीं कर सकता है। एक्टिंग के बारे में कुछ बोले तो हम फिर भी मान सकते हैं कि हाँ भाई इतना बड़ा एक्टर कह रहा है एक्टिंग के बारे में, फेमस होने के बारे में,
है ना, अपने जो एंग्जाइटी है उसको भीड़ में मैनेज करने के बारे में कुछ बता रहा है, तो उसमें कोई सच्चाई हो सकती है। लेकिन एक्टर अगर साइंस के बारे में बता रहा है तो बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है कि अब साइंटिस्ट को भी एक्नॉलेज कर लेना चाहिए, है ना। हालांकि इस आर्गुमेंट का ये मतलब नहीं है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी रियल साइंस है, ये बात झूठ है, तो उसका ये मतलब नहीं कि एस्ट्रोलॉजी एक फेक साइंस है, उसकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ बस ये बात हो रही है कि एक एक्टर के एस्ट्रोलॉजी को रियल साइंस मान लेने से ये प्रूव नहीं हो जाएगा कि ये वाकई एक रियल साइंस है। आई होप आप समझ गए। तो सही ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। सो गाइस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सितंबर 2024 का क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड से सैम्पलिंग के टाइप से। तो जैसा आपको पता है सैम्पलिंग के टाइप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एटलीस्ट आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या आता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, वो आपको यहाँ पे बतानी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड पर्पसिव सैम्पलिंग। तो सरल तरीका ये है कि वो सारी की सारी सैम्पलिंग के टाइप्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं, जिनमें रैंडम लगा होता है। जैसे एक तो यहाँ सीधे लिखा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग जो है, इसको भी, इसका जो फुल नाम होता है वो होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो अगर आपने याद किया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये दोनों जो है ये क्या है, रैंडम सैम्पलिंग। बाकी बचा स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड पर्पसिव सैम्पलिंग। तो ये आपकी नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, या दूसरे अर्थों में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सी एंड डी। ये अगला क्वेश्चन दिसंबर 2023 का है और आईसीटी के सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक में से है, और ये है स्टोरेज। तो स्टोरेज अलग अलग प्रकार के होते हैं, हमने अपने कोर्स में बात करी है, और आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला कहता है द मोस्ट सुटेबल स्टोरेज मीडियम फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन नेटवर्क सर्वर्स इज ब्लू-रे डिस्क। कह रहा है कि अगर आपको किसी नेटवर्क में या क्लाउड स्टोरेज में डेटा सेव करना है, तो सबसे अच्छा जो डेटा स्टोरिंग टेक्नोलॉजी है वो है ब्लू-रे डिस्क के फॉर्म में। जिनको नहीं पता है, ब्लू-रे डिस्क एक प्रकार की ऑप्टिकल ड्राइव होती है, जैसे एक सीडी ड्राइव होती है, उसी तरीके की एक ब्लू-रे ड्राइव होती है। तो क्या ये बेस्ट तरीका है स्टोरेज का, अगर हम बात करें नेटवर्क सर्वर या फिर क्लाउड स्टोरेज में? तो जवाब है नहीं। प्रेजेंट डेट में जो बेस्ट तरीका है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी एसएसडी। फ्यूचर में बदल सकता है, बट प्रेजेंट में ये बेस्ट तरीका नहीं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एन ऑप्टिकल डिस्क विच कैनॉट हैव डेटा अपडेशंस इज कॉल्ड सीडी रोम। कह रहा है एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क यानी एक गोल डिस्क जो कि डेटा स्टोरेज में काम आती है, एक ऐसी डिस्क जिसमें डेटा को अपडेट नहीं कर सकते, जिसमें एक बार डेटा पड़ जाए तो उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ऑप्टिकल डिस्क का नाम होता है सीडी रोम। अगर आपने मेरे से पढ़ा है, या फुल फॉर्म अगर आप ऐसे भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसका फुल फॉर्म है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली का ही अपने आप में मतलब है कि एक बार अगर डेटा फीड कर दिया गया तो आप उसको बस रीड कर सकते हो, उसे राइट नहीं कर सकते। राइट करने का मतलब उसे एडिट या डिलीट नहीं कर सकते। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगस्त 2024 से क्वेश्चन लिया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड से, और यहां पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉम्पिटेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। कह रहा है जो पॉइंट्स दिए हैं इनमें से कौन से पॉइंट्स जो हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो बौद्धिक विशेषता को बताते हैं, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल जो सोच है ना, जो हमारी कॉग्निटिव या क्रिटिकल थिंकिंग है उससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ ए पॉइंट कहता है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को समझना, उसे पकड़ना। टू एनालाइज द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना, उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ के देखना। टू स्टैब्लिश अ सब्जेक्टिव ट्रूथ, एक कोई चीज सत्य है
यानी कि जो कोई एक सत्य को स्टैब्लिश करना, एक सत्य समझना कि कोई चीज सच कैसे है, लेकिन कैसे समझना, सब्जेक्टिव तरीके से, में किसी व्यक्ति विशेष के नजरिए में कोई चीज सच कैसे है उसे समझना। टू सेलेक्ट रेलेवेंट फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि जो सही तथ्य हैं और जो सही नियम हैं उनको समझना या उनको चुनना। उसके बाद टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस एंड कंक्लूजन्स, यानी कि नतीजे निकालना, कंक्लूजन निकालना ऑन द बेसिस ऑफ जो भी फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स हमने चुने। तो ये जितने स्टेप्स लिखे हैं पूछ रहा है कौन से क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग से जुड़े हुए हैं। अब अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा है या टीचिंग एप्टीट्यूड में भी अगर आपने कॉग्निटिव थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो ट्रूथ है या जो लॉजिक है वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जहां बायसनेस नहीं है, सब हर जगह सबके लिए वो समान है। कभी भी हम जब बायस हो जाते हैं, हमारा ईगो जहां पे आ जाता है, वहां चीजें सब्जेक्टिव हो जाती। जैसे फॉर एग्जांपल हर व्यक्ति का अपना एक अलग रिलीजन है ना। तो अगर हो सकता है मेरा कोई रिलीजन नंबर ए है तो मेरे हिसाब से जो भगवान है वो एक मेरे लिए जो सच है, जो मेरी जो मान्यता है वो बिल्कुल अलग चलेगी, है ना। मेरा अपना एक सब्जेक्टिव ट्रूथ चलेगा। हो सकता है मैं मानता हूं कि मरने के बाद स्वर्ग आता है, नरक आता है, जो भी। किसी व्यक्ति का रिलीजन अलग है तो उसका जो ट्रूथ चलेगा, उसका जो कंसेप्ट और फिलॉसफी चलेगी वो अलग चलेगी। तो सबकी जो विचारधारा यहाँ पे हो गई वो क्या हो गई, सब्जेक्टिव हो गई। तो कभी भी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो सब्जेक्टिव नहीं होती है, हमेशा वो क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। मतलब लॉजिकल थिंकिंग के जो नियम निकलते हैं, जो प्रिंसिपल्स निकलते हैं, वो सभी व्यक्तियों के लिए समान कार्य करते हैं, समान माने जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सी पॉइंट है सब्जेक्टिव होने के कारण गलत हो जाएगा, और बाकी जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये सब वाकई क्रिटिकल एबिलिटी या लॉजिकल थिंकिंग को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस ये क्वेश्चन जून 2024 में आया है और बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो पहले अच्छे से पढ़ते हैं। और मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें मेंस के लिए यही है कि क्वेश्चन में जो थ्योरी में लिखा हुआ है उसे कैसे आप समीकरणों में या रिप्रेजेंटेशन में अच्छे से कन्वर्ट कर ले जाते हैं, उसी से आपके दिमाग में क्लियर होता है कि आगे करना क्या है। तो पढ़ते हैं सवाल को। लिखा है अ मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स बट टेक्स 6 आवर्स टू रिटर्न अपस्ट्रीम। कह रहा है एक जो मोटर बोट है वो जब डाउनस्ट्रीम जाती है यानी धारा के साथ जाती है तो उसे 5 घंटे कोई निश्चित डिस्टेंस को कवर करने में लगते हैं, और उसी निश्चित डिस्टेंस को जब वो अपस्ट्रीम यानी धारा के विपरीत कवर करती है तो उसे ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि आपको पता है धारा के विपरीत अगर बोट चलेगी तो वो स्लो चल पाएगी, तो उसे ज्यादा समय लग जाता है और वो 6 घंटा लेती है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं हम दो केसेस बनाकर। तो हमेशा जब भी आप ध्यान दें, आपको बोट एंड स्ट्रीम का सवाल करना है, दो केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। एक जगह हम लिख देते हैं अपस्ट्रीम का केस और एक जगह हम लिख देते हैं डाउनस्ट्रीम का केस। तो सबसे पहले जो लिखा है डाउनस्ट्रीम में कह रहा है टाइम वेरिएबल है 5 आवर्स का, जबकि अपस्ट्रीम में जो टाइम वेरिएबल है वो है 6 आवर्स का। तो जो बात लिखी थी वो हमने बड़े क्लियर तरीके से नीचे रिप्रेजेंट कर दी। उसके बाद कह रहा है इफ द स्पीड टू द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्ट्रीम की धारा की स्पीड है वो कितनी है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो अब यहाँ हम अलग से लिख दे रहे हैं स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति आवर की है। What is the speed of the motor boat in still water? तो मोटर बोट की स्पीड कितनी होगी। तो मान लेते हैं मोटर बोट की स्पीड है m, और एक और चीज मान लेते हैं जो सर्टेन डिस्टेंस है वो है d। तो ये कुछ वेरिएबल्स दिए थे और कुछ हमने माने, वो हमने अलग से लिखे। एक जगह हमने लिखी अपस्ट्रीम की कंडीशन, एक जगह हमने लिखी डाउनस्ट्रीम की जो बातें दी हुई हैं, और एक जगह जो वेरिएबल ऑलरेडी दिए थे और जो वेरिएबल हमने मान लिए। तो स्ट्रीम हमें दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, मोटर बोट को हम मान लेते हैं m किलोमीटर प्रति घंटा है, और डिस्टेंस मान लेते हैं d किलोमीटर्स है। तो आइए अब इस सवाल को आगे देखते हैं कैसे हमें अप्रोच करना है। हमें सबसे पहले लेना है अपस्ट्रीम वाला केस, और अपस्ट्रीम वाले केस में ऑलरेडी टाइम का वेरिएबल 6 है। स्पीड के वेरिएबल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम में जो स्पीड्स होती हैं वो एक दूसरे से माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ स्पीड हो जाएगी मोटर बोट की जो स्पीड है यानी कि m जिसे हमने माना है उसमें से हम 6 घटा देंगे, यानी स्पीड यहाँ रहेगी m-6, और डिस्टेंस हमको पता है d रहेगा।
तो आइए इसको पूरा सॉल्व करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आइए हम पहले यहाँ पे जो हमने अपस्ट्रीम का केस बनाया है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अपस्ट्रीम में जैसे हमने बोला टाइम है हमारे पास 6, स्पीड है हमारे पास m-4। ओके, तो यहाँ सॉरी 6 कर दिया है, स्ट्रीम की स्पीड 4 है तो m-4 होगा यहाँ। तो स्ट्रीम की स्पीड हो गई m-4 और डिस्टेंस हो गया हमारे पास d। अगर हम इसको इस फॉर्मूले में रख देते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बड़े आराम से यहाँ पे हो जाएगा m-4 इक्वल्स टू डिस्टेंस, जो कि d ही वेरिएबल है और टाइम हमारे पास है यहाँ पे 6, है ना। तो d की वैल्यू निकल आएगी, d इक्वल्स टू 6m-24। तो सारा का सारा समीकरण बनाने का खेल है और ये पहला समीकरण हमारे पास उपलब्ध हो गए। अब हम यहाँ दूसरी कंडीशन को देखते हैं जो कि डाउनस्ट्रीम की है, जिसमें टाइम इक्वल्स टू 5 दिया है और स्पीड क्या होती है डाउनस्ट्रीम यानी धारा के साथ स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो मोटर बोट की स्पीड हमने मानी m, धारा की स्पीड है 4, तो यहाँ स्पीड हो जाएगी m+4 और जो डिस्टेंस है वो तो रहेगा। इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी जो स्पीड है इसके डाउनस्ट्रीम के जो केस में हमारी स्पीड है वो है m+4 और ये इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम लगा है वो है यहाँ पे 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे भी d की वैल्यू निकल आएगी, तो d की वैल्यू आ जाएगी 5m+20। आई होप आपको ये गुणा भाग करने आता है समीकरणों में। अगर नहीं आता है तो आप मैंने ऑलरेडी कोर्स में समीकरणों पे एक अच्छा वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हैं। तो बिना मैथ्स जो होता है ना केवल एक फॉर्मूले से आपका नहीं होता, आपको पहले के भी कई वीडियोस आने चाहिए समझ में, पहले के भी कई कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उन सबको मिला करके जो है आप किसी क्वेश्चन को करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे समीकरण 1 हमारा ये आ गया, समीकरण हमारा 2 यहाँ पे आ गया, दोनों में ही d का मान निकला है। इन दोनों d के मान को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे आपस में। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 6m-24 इक्वल्स टू 5m+20, क्योंकि दोनों का ही मान जो है d के बराबर है। अब ये दोनों अगर d के बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा, तो इससे हम यहाँ पे ये समीकरण निकाल लेंगे। अब 5m इधर चला जाएगा, 6m से माइनस हो जाएगा तो केवल m बचेगा, और यहाँ जो -24 है वो इधर चला जाएगा और वो 20 में प्लस हो जाएगा और ये इक्वल्स टू 44 आ जाएगा। तो मोटर बोट की जो स्पीड है वो क्या आ गई, 44 किलोमीटर प्रति घंटा की आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आईसीटी का क्वेश्चन है, 2025 से ये क्वेश्चन आया है और जो नेटवर्क के हमारे टाइप्स हैं साइज के हिसाब से, उससे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अलग अलग प्रकार के एरिया नेटवर्क्स होते हैं और वो कुछ छोटे एरिया नेटवर्क हैं, कुछ बड़े एरिया नेटवर्क हैं, तो वो आपको बताना है सबसे बड़ा कौन सा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वैन, मैन, लैन एंड पैन में सबसे छोटा होता है पैन। पैन का फुल फॉर्म है पर्सनल। पर्सनल का मतलब है जो आपका ब्लूटूथ डिवाइसेस होती हैं जो किसी एक व्यक्ति विशेष के कई डिवाइसेस जो मिलकर के कनेक्ट होते हैं, जैसे आपका फोन, आपके कान में वायरलेस वाला जो एयरपॉड होता है, इसके अलावा आपके हाथ में जो घड़ी होती है वो भी आजकल ब्लूटूथ वाली आने लगी है, तो वो सब मिलकर के एक व्यक्ति का नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए पैन में। पैन के ऊपर है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि आपके घर का जो पूरा इंटरनेट जुड़ा हुआ है वाईफाई से। फिर आता है मैन, एक शहर का इंटरनेट, और फिर आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे देश या पूरे दुनिया का साथ में जुड़ा होता है। तो जो आंसर है वो हमारा ए, बी, सी एंड डी, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो गाइस ये क्वेश्चन जो है जून 2024 से है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी भी है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है इस टॉपिक को। तो स्वयं कोर्सेज से ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंटेड फॉर स्वयं कोर्सेज। नेशनल कोऑर्डिनेटर का मतलब है वो सारी संस्थाएं जो कि स्वयं नाम की वेबसाइट पे अपने कोर्सेज को अपलोड करती हैं, या जो स्वयं प्लेटफॉर्म का कंटेंट है इसे बनाने में जो संस्थाएं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मदद करते हैं, इन सबको हम कहते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिए हैं, जैसे IME, NPTEL, NIOS, BITE एंड CEC। इसमें से कौन से कोऑर्डिनेटर्स हैं ये आपको पिक करना है।
तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा इस टॉपिक को तो आपने क्लियरली रट लिया होगा कि कौन कौन कोऑर्डिनेटर्स हैं। इसमें IIMs भी आते हैं, UGC भी इसमें आता है और भी बहुत सारी संस्थाएं आती हैं। केवल एक संस्था जो इसमें लिखी है वो नहीं आती है और वो है हमारी ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये इसके अंदर नहीं आता है, बाकी जितने भी लिखे हैं वो सारे के सारे स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स हैं। इसका मतलब A, B, C और E यानी 4th ऑप्शन करेक्ट है। सो गाइस, आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि जो पेड सर्विसेज हैं वो भी अवेलेबल हैं। फ्री के बारे में तो आपको बता दिया। पेड में आपके अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो फुल कोर्स है वो बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगा दिसंबर के हिसाब से, जैसे ही इस बार की फाइनल आंसर की रिलीज़ होती है ना। तो कोई भी आपको जानकारी चाहिए, फ्री डेमो चाहिए, कैसे एक्सेस करना है, क्या क्या इसमें मिलता है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें तो जो भी वीडियो ट्यूटोरियल और जानकारी है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।